हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने जिन्होंने भी ऐप को डाउनलोड किया है उनको आज हम अपने जो कोर्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं कि हम आपको कोर्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे और अभी जो रिपब्लिक डे है इस पर क्या ऑफर चल रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज में हम किस टाइप के क्वेश्चन देंगे और आपको एग्जाम में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर दिलवाने के लिए आज हमारे साथ समक्ष पेश है सर अनीश जी बंसल सर, जो आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। तो बंसल सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। और मैं पूछना चाहूंगा सर कि सेकेंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम में किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करें, किस प्रकार वो एग्जाम का जो 2.5 घंटे का टाइम है उसको किस प्रकार एकदम मैक्सिमाइज उसका यूज कर पाए कि कोई भी क्वेश्चन उसको 2 बार देख सके। तो बताइए सर। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर और MSP ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात आती है सेकेंड ग्रेड के एग्जाम स्ट्रेटेजी की, तो ये तो आपको सब लोग पता ही है कि उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए टाइम भी अपना क्या है 150 मिनट ही रहता है। पर 150 क्वेश्चन में से अपने ध्यान दें तो मैथमेटिक्स से तो 130 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन तो अपने टीचिंग मेथड के होते हैं, जो तो अपने सिर्फ पढ़कर और टीच करने होते हैं। तो टाइम तो अपने तो चाहिए 130 क्वेश्चन के लिए। तो टीचिंग मेथड के जो 20 क्वेश्चन है वो तो अपने 10 मिनट में हो जाते हैं आराम से। तो अब टाइम मैनेजमेंट की बात ये आती है कि सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए कि आप तो पेपर तो पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय देखते जाएं कि जो जो क्वेश्चन अपने तो आ रहे हैं डायरेक्ट, कि फॉर्मूला है या फॉर्मूला बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन है या डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है या अपने तो क्वेश्चन लर्न है, तो उसका आंसर टिक करते हुए चले अपने साथ के साथ ही। तो जैसे मतलब इससे क्या है अपना पेपर भी पढ़ ले अपने पूरा, और अपने जो है छोटे मोटे क्वेश्चन जो अपने तो आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूला है या तो ये अपने तो लर्न है, तो वो क्वेश्चन भी अपने क्या है 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे या निकल जाएंगे जो अपने तो सीधे हो जाएंगे। और फिर उनको OMR में फिल कर दीजिए। फिर पेपर तो दोबारा स्टार्ट लीजिए। और अब क्या है पेपर तो आराम से पढ़ते हुए चले और क्वेश्चन तो करते हुए चले। करे उन्हीं क्वेश्चन तो जो अपने हो रहे हैं मतलब विद इन 1 मिनट या विद इन 30 सेकेंड। पर जो लेंथी क्वेश्चन है उनको छोड़ते हुए चले, एक बार स्किप करते हुए चले। जो आ भी रही है पर लेंथी है तो उनको स्किप करते हुए जाना चाहिए। और इसी प्रकार से अपने पेपर को दूसरी बार अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो लगभग इसमें क्या है अपने तो लगभग घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से, और अपना मोस्ट ऑफ पेपर क्या है हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में एक मतलब 45 मिनट बचेंगे, पहले 15 मिनट के अंदर तो अपने क्या करना है सिर्फ पेपर तो पढ़ते हुए चलना है। और जो क्वेश्चन अपने तो डायरेक्ट आ रहे हैं मतलब फॉर्मूला है या डायरेक्ट लर्न है, मतलब अपनी तैयारी हो तो लर्न भी बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो उनको टिक करते हुए चलना है स्टार्टिंग के मतलब 30 मिनट के अंदर अपने तो, जिसमें टीचिंग मेथड क्वेश्चन भी आ जाएंगे सारे बीच में। तो 30 मिनट के अंदर अपने ये पहला जो स्टेप है वो पूरा करना है। फिर अपने पेपर को दोबारा स्टार्ट करना है और अब अपने वो क्वेश्चन करने हैं जो अपने को सोल्व हो रहे हैं विद इन 30 सेकेंड विद इन 1 मिनट। मतलब अपने तो पता है छोटा क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा, उसे सोल्व करते हुए चलना है। और इसके लिए अपने तो क्या है पूरा घंटा या 1.5 घंटा जो लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 घंटा 30 मिनट अपने मतलब 1.5 घंटा इसमें कंज्यूम कर सकते हैं आराम से। और पेपर तो अपने दूसरे पैटर्न पे मतलब दूसरा राउंड पूरा लगा सकते हैं इस पे। और अब पेपर तो अपने क्या है OMR में फिल कर देना चाहिए जो 10 मिनट में हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है अपने 20 मिनट बचे हैं। अब 20 मिनट में अपने तो वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े लेंथी थे, मतलब 1 मिनट 2 मिनट ले रहे हो, तो उसमें क्या है अपने 10-15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है अपने 2 आवर 30 मिनट के अंदर अपने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी आपने फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी फॉलो करनी है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हनीश जी सर ने बताया कि आप क्वेश्चंस की अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए दोस्तों। पहले अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन कीजिए जो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप जिस क्वेश्चन को आप 45 सेकंड में 1 मिनट में कर सकते हैं उसको आप सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड में देखो। तो सेकंड राउंड में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद थर्ड राउंड करोगे। थर्ड राउंड में जो 1 मिनट से 3 मिनट के बीच होते हैं तो उस राउंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप कैटेगरी बनाकर क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आप शुरू में ही किसी एक क्वेश्चन में उलझ जाते हो और उसी में अपना 15 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हो और उस 15 मिनट
के टाइम में अगर आपका वो क्वेश्चन राइट भी हो जाता है तो उसने आपके 14 क्वेश्चन मार दिए दोस्तों, आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपका सेलेक्टिव होना इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना आप सेलेक्टिव होगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे दोस्तों। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ये एनालाइज करना माइंड में कि ये क्वेश्चन लेंदी जा रहा है या ये क्वेश्चन शॉर्ट जा रहा है, तो आपको माइंड में एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस पेपर में। और हनीश जी, इसके साथ ही मैं और चीजें जानना चाहूंगा आपसे कि पेपर में कई बच्चे जो है वो घर पर तो अच्छा सोल्व कर पाते हैं, पेपर में हेजिटेट हो जाते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर? आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए अपने पास यही रणनीति रहे कि घर में अपने पढ़ भी रहे हैं पर अपने टेस्ट सीरीज से घबरा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो अपना सबसे बड़ा लॉस है स्टूडेंट्स। यदि अपनी तैयारी हो चुकी है तो अपने जितने टेस्ट दे चुके, जितने भी कहीं से भी टेस्ट अपने तो अवेलेबल हो रहे हैं या अपने घर में भी कोई मॉडल पेपर अपने तो अवेलेबल हो रहा है, तो उसे अपने पेपर के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए यही है कि यदि आपको तो टेस्ट सीरीज मिलती है फुल पैटर्न पे, मतलब जो आरपीएससी के पैटर्न पे हो, 150 क्वेश्चन की हो और पूरे 150 मिनट की हो, तो ऐसे टेस्ट सीरीज का आप लोग जरूर ज्वाइन करना चाहिए स्टूडेंट्स। और या फिर आप लोग मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं मार्केट में से, जिसमें क्या हो 150 क्वेश्चन हो पूरे, तो उसे आप आराम से लेते बैठ सकते हैं। पर टाइम पूरा आप वही रख लीजिए 150 मिनट का, और एक ओएमआर शीट भी ले लीजिए ताकि आपका उसे 250 मतलब 150 मिनट में ओएमआर शीट भी आपको फिल करनी पड़े। तो आप पूरे आरपीएससी का जो माहौल है उसे आप घर पर भी बना लें, मतलब सेम पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते रहे स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि आपने एक पेपर या दो पेपर प्रैक्टिस ली, आप कम से कम 10-15 पेपर ली या जितने ज्यादा हो सके उतने पेपर की प्रैक्टिस लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। और साथ में क्या है, आपको स्ट्रेटेजी भी धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएगी, अपने किस क्वेश्चन को पहले करना है किस को बाद में करना है। तो इस प्रकार से क्या है, और एग्जाम में भी यदि कोई पेपर टफ आता है कई बार, तो अपने क्या है शुरू में क्या होता है हाइपर हो जाते हैं, ये एग्जाम तो बहुत टफ है और ऐसा है। यदि एग्जाम टफ है तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वो सभी के लिए टफ है, सिर्फ अपने लिए टफ नहीं है। तो उसमें भी आप लोग हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर शांत दिमाग से और शांत मन से ये सोचना है कि अपने तो जितना पेपर आ रहा है, यदि 150 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तो अपने तो आते ही होंगे, तो अपने उन्हें तो अटेम्प्ट करें। यदि आप हाइपर हो रहे हैं तो आप वो भी रह जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या है एग्जाम के अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, रिलैक्स माइंड के साथ रिलैक्स मन के साथ आप लोग क्या है पेपर को आराम से सॉल्व करते हुए चलना है। आप लोग ये हाइपर नहीं होना है कि मेरे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, टाइम जा रहा है। टाइम नहीं जाता स्टूडेंट्स, 150 मिनट अपने तो पूरे मिले और अपने तो क्या है पेपर भी आराम से हो जाएगा। बस आपने हाइपर नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए माइंड को रिलैक्स करते हुए। और अपने रिलैक्स तभी हो पाए स्टूडेंट्स जब अपने घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी टेस्ट सीरीज ली पहले से। तो आपने सबसे पहले क्या है सिलेबस पूरा करने के बाद और सिलेबस के साथ साथ आपने टेस्ट तो जरूर देना है स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज आपको जहां भी मिले, या आपके ऑफलाइन ऑनलाइन या आप लोग अपने खुद के मतलब कि बाजार में मॉडल पेपर जैसा भी आपको अवेलेबल हो, तो आपने टेस्ट पूरे देने हैं। और टेस्ट देते समय स्टूडेंट्स घर में भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आप ये मत लें, सबसे मेन चीज है अपने जब घर में बैठते हैं तो एक बंद रूम में बैठ जाते हैं ताकि अपने को शांति का माहौल मिले और आराम से करें। वो अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है, वो अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक क्यों है, क्योंकि जब अपने एग्जाम देने जाते हैं तो वहां अपने को शांति का माहौल नहीं मिलता स्टूडेंट्स। एग्जाम हॉल के अंदर बहुत प्रकार का शोर होता है, टीचर क्लास टीचर की वॉइस हुई, या उसके एनवायरनमेंट के आसपास हो सकता है डीजे भी बज रहा हो, या और कोई शोर भी हो सकता है जिसको अपने बंद नहीं करवा सकते स्टूडेंट्स। तो अपने तो अपने घर के अंदर भी ऐसी मतलब माहौल बना लेना चाहिए टेस्ट का। कभी कभी मतलब शोर हो रहा है, टीवी चल रहा है, तो भी अपना जो कंसंट्रेशन है वो अपने टेस्ट पे है स्टूडेंट्स। तो क्या ऐसा माहौल जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल क्या है पिन ड्रॉप साइलेंस ही मिले, वहां भी तभी तो टीचर डिस्टर्ब करने आ जाता है, कभी तो टीचर किसी प्रकार से भाषण देने आ जाता है, तो अपने क्या माइंड वहां जाता है। तो ऐसा माहौल घर में अपने को बना के पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि अपने उस माहौल को भी कवर कर सके स्टूडेंट्स। मेन चीज इस पॉइंट पे फोकस रखना कि घर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रख ले, आप तैयारी नहीं करें। थोड़ा बहुत क्या है कभी कभी मतलब टेस्ट दे रहे हैं तो कभी कभी टीवी चला लिया थोड़ा बहुत, पर आप टीवी देख ले नहीं स्टूडेंट, सिर्फ उसके लिए शोर तो अपने क्या है कंसंट्रेट करने का प्रयास करें कि उसका शोर चलता रहे पर अपना जो ध्यान है वो अपने टेस्ट पे रहे। यदि अपने इस चीज को फोकस कर लेते हैं तो अपने एग्जाम का जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हनीश जी सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई दोस्तों कि आपको एग्जाम का जो प्रेशर है वो अपने घर पर ही क्रिएट करके वहाँ आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जो एग्जाम हॉल में मान लो अदर वॉइसेस आती है उनकी आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर क्वेश्चंस वगैरह की आप अगर घर पर प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, अपने घर पर सोल्व करोगे, जैसे आप
OMR वगैरह प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। आजकल जो गूगल सर्च है उस पर आपको कोई भी OMR सीट की जैसे कॉपी मिल जाएगी, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उन पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखरोगे दोस्तों। इसमें मैथ्स में ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आपका जो भय है एग्जाम का, आपको जितना भय लगता है कि ये एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, कितना टफ है, तो वो आपका भय खत्म हो जाएगा दोस्तों। और भय खत्म होने पर आपसे एग्जाम या जो सक्सेस है वो आपके उतने ही नजदीक आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ऐप है इस पर 11th-12th का पोर्शन हनीश जी सर करवा रहे हैं। तो मैं हनीश जी सर से ये जानना चाहूंगा सर कि आप 11th-12th के पोर्शन के लिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप क्या क्या मैटर प्रोवाइड करवाएंगे और बच्चों को खुद क्या पढ़ना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब अपने 11th एंड 12th की बात करते हैं तो मतलब स्टूडेंट्स क्या है 11th-12th पढ़ने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी तो फॉलो करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यदि आप हमारे बैच पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग जो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या है एनसीईआरटी जितनी भी थ्योरी है वो सब इंक्लूड है पहले से स्टूडेंट्स। तो यदि आप उसको सुन रहे हैं तो आप लोग किसी भी प्रकार से एनसीईआरटी या पुरानी जो आरबीएसई बोर्ड बुक है उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। उन दोनों के सम्मिश्रण से ही जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी और पुरानी आरबीएसई बोर्ड बुक है। अब असाइनमेंट आप लोग स्टूडेंट्स दी जा रही है, पर मैं ये रेफर करूंगा कि आप उसके साथ साथ जो है जेपीएच पब्लिकेशन की जो बुक है एसआर सैनी राइटर की, आईआईटी मेंस की, उसे जरूर परचेज करें स्टूडेंट्स। वो अपने लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकती है स्टूडेंट्स, बेनिफिशियल है। क्योंकि उसमें जो क्या है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। और आरपीएससी के पेपर में ऐसा देखा गया स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वहीं से पुट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या है उसको भी परचेज करना है, उसके थ्योरी को भी रीड करना है और साथ में उसके जो प्रैक्टिस पेपर है उसको भी करना है। अब तो स्टूडेंट्स क्लास ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सर उसमें तो A B C D F तक पार्ट दिए हुए हैं तो हम ए पार्ट करें या सारे करें। स्टूडेंट्स ए पार्ट तो कंपलसरी है, और यदि ए पार्ट करने के बाद आपका टाइम बचता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ए से लेकर एफ तक सभी पार्ट को अच्छे से डिस्कस करें स्टूडेंट्स। क्योंकि बी से लेकर एफ तक के जो पार्ट है उसमें आप लोग सारा जो थ्योरी आपने पढ़ी है चैप्टर की वो रिवाइज मिलेगी और उसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आपकी जो मतलब स्पीड है वो भी बूस्ट अप हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप ये मतलब चलिए कि जेपीएच की जो एसआर सैनी की जो बुक है और उसमें ए से एफ तक जो पार्ट आ रहे हैं जो न्यू आ रही है, जो बहुत पुरानी थी उसमें तो 3 ही पार्ट थे ABC, तो अब तीनों पार्ट और 6 है तो 6 के लिए 6 पार्ट उसको कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। और उसको किसी भी क्लास में मत छोड़िए। बाकी जो वीडियो है रिकॉर्डेड लाइव वीडियो और असाइनमेंट आप लोग हमारे ऐप पर हम दे ही रहे हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी क्या है जो आपकी एसआर सैनी है जो आप कर रहे हैं उसके लिए हम पहले से अलग से क्या है डाउट क्लास स्टार्ट करें। उस डाउट क्लास में सिर्फ जो एसआर सैनी के आपके डाउट्स रहेंगे उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना सर से कि आपको 11th-12th के पोर्शन के लिए जो आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उससे बढ़िया मैटर, उससे बढ़िया जो मैटर जो निकाला गया है वो सर आपको उनका निचोड़ आपको अपने वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आपको केवल एसआर सैनी की बुक है उसका सॉल्यूशन करना है दोस्तों। और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप सर के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप सेंड कर सकते हैं। सर के व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स है 8502954369। आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके भी आप क्या है कोई भी कंसल्ट है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप एसआर सैनी बुक कीजिए और सर के जो बताए हुए असाइनमेंट है और जो थ्योरी के नोट्स हैं जो सर वीडियो में बता रहे हैं आपको, तो वो उतना करिए, उतना आपके लिए 11th-12th के पोर्शन के लिए सफिशिएंट है। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के पोर्शन की। तो जैसा कि बीएससी का पोर्शन जैसे मैं करवा रहा हूँ तो इसमें जो कंटेंट ले रहा हूँ दोस्तों वो नवकार पब्लिकेशन की बुक से बेसिक कंटेंट है। तो आपको नवकार पब्लिकेशन की बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, न भी पढ़ो तब भी केवल हमारे नोट्स पढ़ो बीएससी के और साथ में वो असाइनमेंट करो दोस्तों। क्योंकि जितना आप असाइनमेंट और ये सारे क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस मिलेगी और एग्जाम में हूबहू बीएससी में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनसे हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। और जो लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आपको
कि अगर चाहे कोई 11th-12th में लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे बीएससी में हो, तो आप उनके आंसर याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी लेंदी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि 2.5 घंटे का जो टाइम होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही टाइम मिलता है। तो आप लेंदी क्वेश्चन के आंसर याद रखने की कोशिश करो। जितने आप आंसर याद रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अब आंसर याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए एक बार आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप उसका आंसर ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार आप उनको क्वेश्चन को पढ़ोगे, डायरेक्ट आंसर याद रखोगे तो आपको आंसर याद हो जाएंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा दोस्तों कि आपको आंसर याद करना ये बढ़िया मेथड है, पर दोस्तों जो एग्जाम का पैटर्न है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, उसके लिए दोस्तों आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर राइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बीएससी का पोर्शन है उसमें तो खास तौर पर जो लेंदी क्वेश्चन है, जो स्टैटिक्स डायनामिक्स में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जो अदर जो पेपर है उसमें जैसे ग्रेजुएशन के पोर्शन में अगर कोई वेक्टर में लेंदी क्वेश्चन आ गया तो आप उनके आंसर याद करने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद उनके आंसर याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपको ग्रेजुएशन का मैटर करवाए रहे हैं हम, उसमें आपको जो बीएचयू और सीयू सेट और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और अदर एग्जाम, गेट के एग्जाम और अदर एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम, वो क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको नवकार पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनके अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। तो इसके लिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैटर करवाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट मैटर करवाया जा रहा है 11th-12th में भी और बीएससी में भी। तो इसलिए दोस्तों आप इस मैटर के प्रति निश्चिंत रहिए, आपको एग्जाम में से इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इतने क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो करोगे तो आप औरों से 20 क्वेश्चन आगे रहोगे। 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं हनीश जी सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर आपने जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है सर, वो मान लो कि जैसे नॉर्मल है सर, फिर भी आपने टॉप किया, तो आपने सर अपने जो स्टडी में है क्या क्या स्पेशल चीजें की जिससे आपने टॉप कर पाए सर? देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी तो स्पेशल चीज नहीं होती है। इसमें मेन यही होता है कि अपनी जो प्रैक्टिस है उसी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। नॉर्मल सी बात है कि मैंने भी क्या है जेपीएच की प्रैक्टिस बहुत बार की थी। मिनिमम ये मान के चलिए 5 से 6 बार तो मैंने जेपीएच पूरी सोल्व की स्टूडेंट्स। और नवतलार पब्लिकेशन की बुक्स तो मैंने मतलब ये मान लीजिए गिनती नहीं है सर, इतनी बार ली है उसको बार बार करता ही रहा हूँ जब तक एग्जाम नहीं हुआ। मतलब हो पूरी हो गई फिर स्टार्ट कर दिया, फिर पूरी हुई फिर स्टार्ट कर दिया। मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आप बुक्स को लड़ते जाए स्टूडेंट्स। और ये मत सोचे कि 2 बार हुई है 3 बार हो गई अब तो बहुत है, 4 बार हो गई मेरे तो आती है। नहीं स्टूडेंट्स, यदि 4 बार भी हुई है तो भी चलते रहने दें, 6 बार हो 7 बार हो 10 बार हो। मतलब नवतार पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो बहुत छोटी है स्टूडेंट, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं। और जो टाइम लेती है स्टूडेंट्स बुक वो है अपनी जेपीएच एसआर सैनी। तो वो भी स्टूडेंट ऐसी नहीं है तो वो टाइम ज्यादा टाइम ले। फर्स्ट टाइम जब अपने करें ले तो हो सकता है कि अपने तो क्या है उसमें एक चैप्टर में 2 दिन या 3 दिन लग जाए स्टूडेंट्स। यदि अपने 5-6 घंटे डेली स्टडी करते हैं जेपीएच थी तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि अपने किसी चैप्टर में 2 घंटे 2 दिन या 3 दिन लग जाए। जब आप फर्स्ट टाइम जेपीएच को पूरी करते हैं स्टूडेंट्स तो ये श्योरिटी है कि दूसरी बार जो है आपका जो चैप्टर है वो 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5 या 6 घंटे में। 1 डे मतलब ये नहीं पूरा दिन ही। क्योंकि अपने डेली क्या है 6 घंटे से ऊपर जेपीएच को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने तो साथ में ही अपना फर्स्ट पेपर और साथ में ही अपना ग्रेजुएशन पोर्शन भी लेकर चलना है। तो यही नहीं है कि एक दिन अपने सिर्फ जेपीएच ही पढ़ रहे हैं, उस दिन अपने फर्स्ट पेपर भी नहीं पढ़ा और ग्रेजुएशन पोर्शन भी नहीं किया। तो ऐसी मिस्टेक कभी मत करना स्टूडेंट्स। ऐसी मिस्टेक अपने लिए इन फ्यूचर क्या है बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अपने तीनों तो ही बिल्कुल बराबर लेते चलना है शुरू से ही। तो अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो इस प्रकार से लीजिए कि कुछ टाइम जो अपना है वो फिक्स कर दीजिए फर्स्ट पेपर के लिए, और फिर जो है 5-6 घंटे अपने जेपीएच मतलब 11th-12th के लिए, और फिर 3 से 4 घंटे अपने ग्रेजुएशन पोर्शन के लिए आप डेली के ही डिसाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स। वो अपना टाइम टेबल क्लास से सेट कर दीजिए और लास्ट तक इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। किसी दिन हो सकता है कि मान लीजिए आपका
टेस्ट है वो जेपीएच ला है, तो आप हो सकता है कि चलो उस दिन जेपीएच आप पढ़ लीजिए एक दिन, या जैसे दिन ग्रेजुएशन ला है तो आप उस दिन वो पढ़ लीजिए। पर ये नहीं है कि आप 6 दिन जेपीएच ही पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन आप आपने बंद कर दी, या 6 दिन आप बीएससी बुक पढ़ रहे हैं तो आपने जेपीएच बंद कर दी। ये जो गलती है स्टूडेंट्स, ये अपने सिलेक्शन को दूर करती है। तो ऐसी मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स। तीनों तो डेली पढ़ना है, बराबर लेते चलना है और स्पीड से चलना है स्टूडेंट्स। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, चाहे आपके 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, आप उसे पूरी स्पीड के साथ करते जाए स्टूडेंट्स। और लास्ट तक ये हो जाएगा कि अपने जो क्वेश्चन है वो सारे लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में सेट हो जाएंगे। और इसी जब याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेट हो जाएंगे, तो आपका जो पेपर है वो आप लोग बड़ा इजी लगेगा। और टू जो 2.5 घंटे हैं वो अपने तो ज्यादा लगने लगेंगे, और अपना जो पेपर है वो 2.5 घंटे में आराम से पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हनीश सर ने बताया कि आप जो पेपर है उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो एक बार स्टडी कर ली वो इनफ है। आपको एक ही चीज को, एसआर सैनी बुक को बार बार रिवाइज करना है दोस्तों। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतने ही आपको आंसर याद होंगे, वही आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा दोस्तों। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो ये गारंटी से कह सके कि मैं 150 के 150 क्वेश्चन एग्जाम में हॉल में सोल्व कर लूंगा। किसी से नहीं होता दोस्तों, टॉपर से भी नहीं होता। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ याद होने जरूरी है दोस्तों, और ये याद तभी होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इन्हीं के लिए आपको बार बार एक ही जो आपके पास बुक है, एसआर सैनी की बुक है, चाहे असाइनमेंट के क्वेश्चन है, इनको आप बार बार सोल्व कीजिए। जितनी बार आप सोल्व करोगे उतनी बार ही आपको उनको सोल्व करने के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी दोस्तों। अगर आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली गेन होगी सो दोस्तों। और इस गेन के साथ आप अपने जो मार्क्स हैं वो आप इंक्रीज कर पाओगे। अब मैं सर से एक चीज और जानना चाहूंगा कि सर, जो बच्चे हैं वो अपने एग्जाम में क्या है कि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक्यूरेसी नहीं रह पाती, जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको वो सोल्व नहीं कर पाते, तो नए क्वेश्चनों से वो कैसे टैकल करें? तो स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन का ये होता है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता है यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत से क्वेश्चन तो अपने तो एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे जो बुक में तो बहुत लेंथी सोल्व किए हुए हैं, पर उनको अपने शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो अपने तो क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक भी स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए कि अपने इसमें किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन सिद्धांत 11th में चैप्टर लगता है। उसके क्वेश्चन सोल्यूशन में तो बहुत लेंथी रहते हैं, पर एग्जाम में जब भी आते हैं तो विद इन 30 सेकंड और विद इन 20 सेकंड सोल्व हो जाते हैं। तो कि अपने तो उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि अपने इस क्वेश्चन में कैसे ट्रिक लग सकते हैं। ऐसे ही डिटरमिनेंट का क्वेश्चन भी, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपने ट्रिक से हो जाते हैं। या अपने बात करें तो 2D में भी है या 3D में भी है। और जैसे कि अभी अपने ट्रिग्नो चल रहा है टॉपिक स्टूडेंट्स ऐप के ऊपर, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोल्यूशन करने पर तो बहुत लेंथी हैं, पर अपने उसको सॉल्व मतलब ट्रिक से करते हैं तो अपने क्या है वो बहुत ही इजी रहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अपने क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे अपने ऐप पर भी आपको करवाया था कि a+b+c 180 है, और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की जो वैल्यू है वो 4 sin a sin b sin c होती है। अब इस क्वेश्चन तो स्टूडेंट जब सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंथी रहता है, तो आप इसमें क्या लीजिए, ए बी और सी तीनों तो 60 पुट कर दीजिए। तो अब आपका जो बाई ऑप्शन है क्वेश्चन क्या है, विद इन 30 सेकंड सोल्व हो जाएगा। और सोल्यूशन करने पर ये 2 मिनट मतलब क्या है कंज्यूम करता है अपने। तो 2 मिनट का जो क्वेश्चन था वो यदि अपने थोड़ा सा माइंड लगाते, थोड़ा सा अपना खुद का माइंड यूज करते, तो विद इन 30 सेकंड सोल्व हो रहा था। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि एग्जाम के अंदर कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो उसे देखकर बिल्कुल लास्ट में करना है। पहली बात तो ये है, यदि आपने उसे देखा नहीं हुआ तभी भी, तो आप ये मान लीजिए अपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट जो थर्ड सेशन होगा उसमें सॉल्व करना है। और उसमें भी जब आप क्वेश्चन को देख ले तो आप उस चैप्टर को लर्न थोड़ा सा रिमाइंड लीजिए कि किस टॉपिक का है, और टॉपिक को रिमाइंड करते ही आप लोग क्या है क्वेश्चन भी टैकल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन में मतलब उसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, क्या वो बाई ऑप्शन हो रहा है जो पूछ रहा है। यदि वो बाई ऑप्शन हो रहा है इट मीन दैट वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा विद इन 30 सेकंड। और यदि फिर भी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन काफी टिपिकल है और अपने से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसे स्किप करके स्टूडेंट्स ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे जो अपने लिए नए होंगे उन पे आगे बढ़ जाइए। यदि क्वेश्चन नए 10 आते हैं और अपने 10 पर लास्ट सेशन में अपने दिमाग लगाते हैं और चैप्टर को लर्न करते हैं, मतलब रिमाइंड करते हैं, तो ये मानते चलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन अपने जो नए हैं वो टैकल कर सकते हैं। पर अपने तो उस क्वेश्चन की मेन जो कहते हैं नब्ज, मेन चीज वो पूछना क्या चाहता है, दिया क्या है वो बात की बात है, मेन चीज वो आंसर क्या पूछ रहा है।
तो पहले आप ये देख लीजिए वो अपने से आंसर में पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है, और फिर उसके ऑप्शन चेक लीजिए कि क्या वो बाय ऑप्शन होने की संभावना रखता है, और बाय ऑप्शन होने की संभावना कैसे रखता है ये हम आप लोग क्या है इस यूट्यूब पर और ऐप पर वीडियो में जो बना रहे हैं उस पर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि जिन क्वेश्चन के अंदर किसी में भी एन की वैल्यू पूछता है, या मतलब तो जो आंसर जो ऑप्शन एन में दिए होते हैं, जो ऑप्शन एन में क्ले में दिए होते हैं, तो ये मान के चलिए 98% वो बाय ऑप्शन हो जाते हैं वैल्यू पुट करने के साथ। जिन क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दी होती है 1/2 1/3, उन क्वेश्चन में ट्रिक लगनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पर जो ऑप्शन आपके एनकली फॉर्म में, क्लेटली फॉर्म में, पीटली फॉर्म में होते हैं, या मतलब जो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में होते हैं, तो ये मान के चलिए कि 97% 98% क्वेश्चन वो आपके बाय ऑप्शन हो जाते हैं। यही चीज जो है नए क्वेश्चन को टैकल करने की स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि हनीश जी सर ने बताया कि नए क्वेश्चन के लिए आप बाई ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। जो एन के जो भी आपको दे रखा है उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करने पर अगर आपका आंसर सोल्व हो रहा है तो ये आप इस टाइप से आप नए क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे दोस्तों। एक चीज और है कि नए क्वेश्चन को आप लास्ट ही लास्ट में कीजिए दोस्तों। जिनको आप लास्ट ही लास्ट में करोगे तो आपके जितने राइट हो चुके तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पहले ही बूस्टअप हो चुका होगा, तो फिर आप लास्ट में जो नए क्वेश्चन हैं उनको भी आसानी से टेकल कर पाओगे। इसके साथ ही मैं हनीश जी सर से ये जानना चाहूँगा सर कि आप एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाए मैथ्स में सेकेंड ग्रेड में। देखिए सर, ऐसा है स्टूडेंट्स कि यदि अपने सिलेक्शन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की जो मेरिट है नॉर्मली वो 250 के आसपास ही रहती है, आज तक इससे हाई कभी नहीं है स्टूडेंट्स। तो मतलब यदि अपने 260 मार्क्स स्कोर करते हैं तो अपने सेफ हैं, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड में पेपर से कैसा भी रहा हो, इजी टफ, मेरिट कभी भी क्या है 250 से ज्यादा हाई नहीं ली, और 260 तो मेरिट कभी पहुंची नहीं है अपने मैथमेटिक्स की। तो ये है कि स्टूडेंट्स अपने 260 मार्क्स यदि स्कोर करते हैं तो अपने क्या है सेफ है। अब बात आती है 260 मार्क्स स्कोर करने की। तो 260 मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने के लिए मान के चलिए अपने को सेकंड ग्रेड के अंदर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 130 में से नॉर्मली अपने मान के चले कि 50 क्वेश्चन अपने फर्स्ट पेपर में एवरेज स्टूडेंट स्कोर कर लेता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अपने को मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ नॉर्मली 80 85 क्वेश्चन है जो अपने को अटेंड करने हैं, मतलब एक्यूरेट करने हैं। और 80 85 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने तभी एक्यूरेट होंगे जब अपने लगभग 100 प्लस यानी 110 या 105 क्वेश्चन अपने मतलब क्या है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसमें 20 क्वेश्चन तो अपने टीचिंग मेथड के होते हैं जो नॉर्मली क्या है एक्यूरेट हो ही जाते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि आपको 105 और 110 के आसपास अटेम्प्ट करने होंगे दोस्तों। आपको सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इतने क्वेश्चन आपसे आराम से 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। तो सर इसके लिए स्टूडेंट किस टाइप से जैसे अटेम्प्ट करे कि सबसे पहले वो किस पोर्शन को अटेम्प्ट करे ताकि वो इससे जो क्वेश्चन का जो लेंथ है इनको अटेम्प्ट कर पाए सर। देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले ये रहता है कि जो पोर्शन अपना सबसे अच्छा है, ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपना +1 +2 वाला पोर्शन अच्छा है या अपना ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा है। तो अपना जो पोर्शन अच्छा है यदि अपने सबसे पहले उसी पोर्शन को अटेम्प्ट करें तो अपने लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे नॉर्मली मेरी बात करें तो मेरे लिए दोनों ही पोर्शन नॉर्मल ठीक थे। तो मतलब क्या है, मैंने तो पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, भी फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था। पर यदि आपका +1 +2 का पोर्शन अच्छा है और वो बाद में दिया है और बीएससी पहले दिया है, तो आप +1 +2 वाले पोर्शन से स्टार्ट कीजिए। यदि आपका बीएससी वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है तो आप पहले बीएससी वाला पोर्शन से सीख लीजिए। तो इससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाएगा कि अपने जो पहला पोर्शन कर रहे हैं और वो अपना अच्छा जा रहा है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। पर स्टूडेंट्स यदि फिर भी वो पोर्शन अच्छा नहीं जा रहा है तो आप लोग कहीं भी अपने कॉन्फिडेंस को लो करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग हाइपर होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका वो पोर्शन लो है तो हो सकता है दूसरा पोर्शन आपका अच्छा चला जाए। तो आप लोग पूरे 2.5 घंटे के अंदर कहीं भी 1 मिनट के अंदर भी आप लोग ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट में जाकर रिजल्ट निकलता है कि अपना पेपर कैसा गया। इन पेपर बीच में अपने यदि रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, तो अपना जो अगले वाला पेपर जो अच्छा जाना होता है वो भी अपना क्या है बिल्कुल लो हो जाता है, खत्म हो जाता है और अपना सिलेक्शन रुक जाता है स्टूडेंट्स। तो 2.5 घंटे के अंदर अपने कहीं भी ऐसा नहीं सोचना है, माइंड में ऐसी बात नहीं लानी है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है या मेरा ये 2D वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 2D नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 3D हो जाएगी। 3D नहीं होती तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन इजी होंगे। और सिलेक्शन के लिए अपने तो टोटल ही मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से अपने 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन सही हो जाए तो अपने क्या है सिलेक्शन के लिए बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तो अपने तो क्या है 80 क्वेश्चन सही करने मतलब क्या है
20 में से 15 क्वेश्चन तो अपने टीचिंग मेथड से सही हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा हार्ड नहीं आते, नॉर्मल आते हैं। जबकि मैथमेटिक्स के अंदर अपने मान लीजिए 130 के अंदर से अपने मान लीजिए सिर्फ 70 क्वेश्चन ही ऐसे है जो अपने तो सही करने हैं, 50% स्टूडेंट सिर्फ। तो 130 में से 70 में से यदि अपने मान लो तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो अपने तो सिर्फ 70 करने हैं, मतलब 50-60 क्वेश्चन तो अपने छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हीं पर अपने हाइपर हो जाते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, बातें तो हो जाएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूले हैं, या जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है या डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए समझिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे, आपको 2 मिनट लग जाएंगे, पर आप लास्ट में याद आएगा कि इस क्वेश्चन में तो ट्रिक लग सकती थी या डायरेक्ट हो सकता था स्टूडेंट्स। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा सोचिए, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए भी क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, पूछना क्या चाह रहा है, मेन चीज क्या है, तो उससे क्या है आपका इजी हो जाएगा। आप स्टार्ट पेपर उसी से कीजिए जो पोर्शन आपका सबसे ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। मॉडल पेपर भी आप वैसे सॉल्व कीजिए जो पोर्शन आपका अच्छा है, आप स्टार्ट वहीं से करें स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि अनिल जी सर ने बताया कि आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों नॉर्मली जो टीचिंग मेथड आता है वो इजी आता है और वो जल्दी सोल्व हो जाता है, तो आप टीचिंग मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप 15 से ज़्यादा आप आराम से राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे, 11th-12th वाला अच्छा लगे या ग्रेजुएशन वाला। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि आप ग्रेजुएशन वाला पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एग्जामिनर अपना जो दिमाग है उतना क्रिएटिव नहीं बनता, क्योंकि इस पेपर में आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं जो गोखरू बुक में हैं या फिर जो हम आपको करवाएंगे उनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों। तो आप ग्रेजुएशन वाला पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसके बाद आप 11th-12th वाला कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम अपनी जो ऐप है इस पर आपके लिए टेस्ट सीरीज जो ला रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में हमने जो शेड्यूल आपको जारी करके दिया है उसी के अनुसार आपको जो कोर्स आपने परचेज कर रखा है तो उसी के अनुसार आपका प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो इससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी सेट रिलेशन फंक्शन का टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो सेट रिलेशन फंक्शन टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका, तो आपका 1 या 2 दिन में ये टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपना खुद को एनालाइज कीजिए कि आपको ये टॉपिक अच्छा हो गया, क्योंकि सर ने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आप खुद को प्रैक्टिस कीजिए इस पेपर से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, आप कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। आप अगर जितना ऐसा सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन सर पिछली बार नहीं हुआ, अब की बार कैसे होगा, मेरा जीके तो स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप खुद को हमेशा ऐसा सोचिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप ये इगोस्टिक बात नहीं है दोस्तों, ये खुद को मोटिवेट रखने के लिए बात है दोस्तों। क्योंकि जितना आप ऐसा सोचोगे कि अब मैं मेरे से मैथ्स अच्छी नहीं है या मैं मैथ्स में इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड डाउन है, मैं स्पीड प्लस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए दोस्तों कि मैं आज इतना गेन करूंगा, मैं आज इतना गेन करूंगा। तो जितना आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही बढ़ेंगे सर। अब देखो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम है उसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें सर बताइए सर कि जैसे जो 2D टॉपिक है या प्रोबेबिलिटी टॉपिक है जो बच्चों को टफ लगती है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनको क्या सर लास्ट में अटेम्प्ट किया जा सकता है या सबसे पहले इन्हीं पर जाए? देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो +1 +2 में टफ रहता हो। 2D टॉपिक टफ जरूर है, पर अपने बात करें तो उसके जो क्वेश्चन आते हैं आप लास्ट ईयर एग्जाम्स में देख सकते हैं, बड़े ही सिंपल बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। यदि मान लीजिए पूरे 2D में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन टफ होंगे, और जिसके लिए अपने पूरा चैप्टर तो छोड़ नहीं सकते, पर 5 या 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जो बिल्कुल लो लेवल में आएंगे, बिल्कुल इजी। किसी में इक्वेशन पूछे ला, पैराबोला ली, किसी में स्ट्रेट लाइन ली, तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। तो अपने क्या है, 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं जो अपने टफ लगते हैं और सोचते हैं चैप्टर पूरा टफ है, जबकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट टफ है, चैप्टर में टफ लग सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। 2D जब आप तो करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना इजी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, बड़ा इजी टॉपिक है। और ऐसे ही बात प्रोबेबिलिटी लाती है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी तो अपना लाइफ का टॉपिक है, नॉर्मल सी बात है, इजी रहेगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। पर यदि आप प्रोबेबिलिटी में ये सोचते हैं कि हार्ड है,
और अपने टॉपिक छोड़ देते हैं या परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक छोड़ देते हैं, तो आप क्या है कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं स्टूडेंट्स पहले ही। बहुत से टीचर मतलब या बहुत से दोस्त आपसे सजेस्ट करेंगे यार ये टॉपिक हार्ड है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो छोड़ दो, तैयारी मत करो इसलिए। यदि आपको सजेस्ट करता है तो मैं कहूँगा गलत कर रहा है। टॉपिक जो हार्ड है उसको तो सबसे पहले लीजिए, क्योंकि सब उसे छोड़ रहे हैं और अपने उसे कर रहे हैं, इट मीन अपने उनसे आगे बढ़ रहे हैं। यदि अपने उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर पाए, तो अपने वो 3-4 क्वेश्चन तो पहले ही प्लस हो गए जिन्होंने वो टॉपिक छोड़ा है स्टूडेंट्स। और आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो टॉपिक छोड़ते जाए किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो टफ हो। यदि टफ भी है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आएगा, तो अपने वो तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स। तो किसी भी टॉपिक को टफ मत समझिए, उसे बिल्कुल आराम से करिए, और जब पूरा हो जाएगा 2 बार हो जाएगा तो आपको वो टॉपिक है बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये बड़े ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, कोई टफ नहीं है। और 2D तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको पहले से टफ मत मानिए अपने माइंड के अंदर। आप पहले ही सोच लेते हैं 2D टफ है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ है, या लोल आपको दोस्त कह देते हैं ये टफ है, तो उनकी बात तो छोड़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजी है, और अपने इसको बड़े आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि हनीश जी सर ने बताया कि 2D टॉपिक टफ नहीं है, इस टॉपिक को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसा कि सर इस टॉपिक पर कमांड रखते हैं अपनी, तो आपको ये बहुत ही इजी वे में बता देंगे सारा टॉपिक। और आप इस टॉपिक से जो मान लो अदर कोचिंगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लो नहीं कर पाएंगे, तो आप इस टॉपिक से भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर से कि सर जो सेकंड ग्रेड में जो मैथ्स है, इसके साथ जीके को कैसे मैनेज करें? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि मैथ्स को मैनेज करते हैं तो जीके भूल जाते हैं, और जीके को मैनेज करते हैं तो मैथ्स भूल जाते हैं। तो इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें? देखिए स्टूडेंट्स, बोलने वाले कोई बात नहीं होती है। यदि आप रट्टा मारे हैं तो बोल जाएंगे। आप क्या है जैसे जीते हैं तो उसको मतलब जैसे आज आपने कोई भी टॉपिक 4 पेज पढ़े हैं, मान लो 4 घंटे में 4 पेज ही पढ़े आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब आप जीत लेते हैं दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उन 4 पेज को दोबारा रिवाइज लीजिए। 4 पुराने और मान लीजिए 3 नए, तो 7 पेज हो गए। अगले दिन फिर क्या है, आप उन 7 पेज तो दोबारा पढ़िए और 3-4 पेज नए पढ़िए। तो आप जीते तो इसी पर क्लास चलते जाए, जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलते जाए स्टूडेंट्स। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 4 पेज आज पढ़े हैं तो उसको अगले दिन पढ़ने में आपको 5-7 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। तो 15 मिनट वो पीछे वाला पढ़िए, 20 मिनट पीछे वाला पढ़िए, और फिर नया स्टार्ट कीजिए। और डेली ऐसे ही पढ़ते जाए, पीछे वाले टॉपिक तो साथ साथ पढ़ते जाए, हिट करते हुए चलते जाए। तो लास्ट तक क्या है, वो आपका जो फर्स्ट डे पढ़ा हुआ टॉपिक था वो लास्ट तक तो बहुत बार पढ़ लिया होगा आपने, और अपने आपके माइंड में वो अपने आप ही सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं करना है कि आपने जो कल पढ़ा उसे दोबारा पढ़ने बैठ गए, फिर तो आप 8 चैप्टर बैठे रहेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आपने आज पढ़ लिया, तो आज उस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। तो उसकी थ्योरी तो आज पूरी पढ़ ली हमने चैप्टर की, तो ऐसे नहीं है थ्योरी तो 2 पेज पढ़े, 2 कल पढ़े, 2 परसों, ऐसा मत लीजिए। आज एक चैप्टर स्टार्ट किया तो उसकी थ्योरी आज पूरी पढ़ ली अपने, और कल उसके अपने असाइनमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आज थोड़ी आधी कर ली, 100-150 क्वेश्चन की, 100-150 की अपने अगले दिन कर ली। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स चलते जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, जीते तो आपने डेली मतलब पीछे पढ़े हुए तो नया पढ़ना है, और पीछे वाला पढ़ते हुए चलना है। टॉपिक के अंदर टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए एक दिन बैठ के आराम से, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए। और पीछे टॉपिक तो कभी कभी पीछे पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा करते, ताकि अपना वो क्या बोल नहीं जाए। और मैथमेटिक्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी रखते हैं आप कि फर्स्ट डे आप थ्योरी पढ़ लीजिए पूरी आराम से अच्छे से, अंडरलाइन करते हुए, चाहे तो नोट्स में से चाहे बुक में से। और फिर नेक्स्ट डे क्या है, 1 दिन या 2 दिन में उसके जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन है, उसको आप क्या है प्रैक्टिस कर लीजिए, वो 1 डे या 2 डे जैसे भी पूरा हो रहा है अपना। और फिर नेक्स्ट डे अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। उसमें ये नहीं है कि आप पिछला चैप्टर तो पढ़ते हुए चले, वो तो जब अपने टेस्ट दे ले कोई भी, और टेस्ट में वो टॉपिक आ रहा है तो अपने उस दिन उसको रिवाइज कर लेंगे। टेस्ट सीरीज में या टेस्ट दे रहे हैं तो वो चैप्टर अपना उस दिन रिवाइज हो जाएगा, और इस प्रकार आप स्ट्रेटेजी बनाते हुए चल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप जैसे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जैसे ऐसा मत कीजिए कि 5 पेज पढ़ लियो, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अगले दिन पढ़ेंगे। तो एक दिन में थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, उसके अगले दिन उसका असाइनमेंट कीजिए। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आपको टेस्ट देते रहना है। तो टेस्ट सर, सेट रिलेशन फंक्शन का टेस्ट कब तक आप प्रोवाइड करवा सकते हो बच्चों के लिए? ऐसे जो स्टूडेंट्स वैसे तो क्या है 6 फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो ही रही है, तो उसमें क्या है हमने सभी चैप्टर्स का इंक्लूड किया है।
तो उसमें सभी चैप्टर तो आ ही जाएंगे स्टार्टिंग से चलते हुए। वो टेस्ट सीरीज हम इसीलिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी से जल्दी से टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जैसे 15 जनवरी से नया बैच था उसमें जुड़े हैं, और तो सभी जुड़ रहे हैं ऑफर में। तो हम सोच रहे हैं कि सभी एक बार सेट रिलेशन फंक्शन पूरा हो जाए तो हम सभी एक साथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा देंगे। और फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस संडे तक या मंडे तक आप लोग एक टेस्ट अवेलेबल करवा दें। वैसे ही नॉर्मली सेट रिलेशन फंक्शन था, छोटा सा टेस्ट 25-30 क्वेश्चन था, ताकि आपके जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनकी प्रैक्टिस हो जाए टेस्ट के माध्यम से, और जो टेस्ट सीरीज में आएगा वो तो अलग से आएगा। तो संडे या मंडे तक आप लोग छोटा सा सेट रिलेशन फंक्शन का टेस्ट अपने प्रोवाइड करवा दें स्टूडेंट्स, जिसके अंदर क्या है जिन्होंने पहले से चल रहे हैं पुराने बैच से या 15 जनवरी से चल रहे हैं तो उन्होंने कम से कम एक बार कंप्लीट कर लिया होगा, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए, या जिन्होंने मतलब पहले से चला रखा है उनकी प्रैक्टिस के लिए संडे या मंडे मंडे तक अपने क्या है आप लोग टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे सेट रिलेशन और फंक्शन का स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको संडे या मंडे तक सेट रिलेशन फंक्शन का टेस्ट मिल जाएगा, और आप दोस्तों जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसका आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अपने आप को खुद की उसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और जीके के लिए हमने पहले भी बता चुके हैं मटेरियल, तो जीके के लिए आप जो मटेरियल हम पहले बता चुके हैं, उसके अलावा सर इनको जीके में और क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे सेकंड ग्रेड जीके में? सेकंड ग्रेड जीके की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नॉर्मल से बुक्स हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक दिशा 2020 ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है राजस्थान से संबंधित जितने भी मतलब क्वेश्चन है वो सब इंक्लूड है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी में आई हुई हो, चाहे वो राजस्थान का जीत ले, जिस भी वैकेंसी में आरपीएससी आरएसएम एसएसबी वैकेंसी में जिस भी वैकेंसी में आता है राजस्थान के लिए, उसमें जो भी क्वेश्चन आता है राजस्थान जीतने से संबंधित, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो राजस्थान की पॉलिटी है, कोई भी क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन का जो सम्मिश्रण है वो आप लोग दिशा 2020 में मिलेगा। और ये मानते चलिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाते हैं, तो आप राजस्थान जीतने के लिए दिशा 2020 की एक बुक लाती है, उसे तो कम से कम परचेज कर लीजिए, ताकि आप लोग पिछली वैकेंसी में आए हुए सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएं, और जिनको पढ़ने से आपके बहुत से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और स्टूडेंट इसके साथ में आप क्या है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं सेकंड ग्रेड के, यदि आप परचेज करना चाहें, और चाहे तो आप लक्ष्य लाइट भी परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे स्टूडेंट्स आप वैसे ही परचेज कर सकते हैं। पर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स क्या है बहुत ही अच्छे दिए हुए मैंने सुना है, मैंने खुद ने तो परचेज नहीं किए थे स्टूडेंट्स, मैंने तो लक्ष्य लाइट को ही प्रीफर किया था और एकेडमी के नोट्स पढ़े थे। पर आप चाहे तो स्प्रिंग बोर्ड का मैंने सुना है बहुत ही अच्छे नोट्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं सेकंड ग्रेड जीत लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि दिशा 2020 आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों। तो आप दिशा 2020 के साथ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़िए दोस्तों। इससे आपको क्या होगा कि आप सब्जेक्ट से के अलावा जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप ये जीके का डेप्थ में नहीं जा सकते दोस्तों। आपको पनोरमा जैसी लेंदी बुक्स पढ़ने पर आप सब्जेक्ट में पीछे रह जाओगे, तो आप पनोरमा जैसी लेंदी बुक्स की बजाय इन्हीं नोट्स को प्रेफर कीजिए और इन्हीं नोट्स को पढ़िए दोस्तों। इसके अलावा सर से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सर जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें अब की बार आपको क्या लग रहा है सर, पेपर किस टाइप का आएगा? पेपर क्या फर्स्ट ग्रेड 2018 जैसा टफ बना सकता है एग्जामिनर, या फिर नॉर्मल जो पेपर आते हैं अभी तक सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए हैं उन्हीं लेवल का देखिए रखेगा? स्टूडेंट्स ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि जो मिनिमम पास मार्क्स है वो 40% रखे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ला रहे हैं। और यदि फर्स्ट ग्रेड 2018 जैसा मतलब पेपर बना दिया उसने टफ, तो नॉर्मली मान के चलिए कि मैथ स्टूडेंट्स के लिए उसमें 40% लैंड करना तो पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, मतलब 40 to 50% तो क्या है मेरिट ही रह जाती है, मतलब 500 में से 250, ये तो अपनी मेरिट रहती है 50%। तो वहां मेरिट तक पहुंचने के लिए वो भी क्या है यदि उसने फर्स्ट ग्रेड जैसा टफ पेपर बना दिया तो स्टूडेंट्स क्या है 250 भी लैंड नहीं कर सकेंगे। तो वो जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है वो तो पूरा भी नहीं हो पाएगा बहुत से स्टूडेंट से। तो यदि वो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया रखते हैं तो पेपर का जो लेवल है वो भी वैसा ही सेट करेंगे, ताकि मतलब मिनिमम 40% तो आ ही जाए, मेरिट से थोड़ी अप चली जाए। तो लगता ये है कि पेपर का लेवल मीडियम में रहेगा, ज्यादा हाई नहीं रहेगा, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड 18 में रहा था वैसा पेपर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, मीडियम पेपर रहेगा, ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा। जैसा कि मतलब आप मान सकते हैं नॉर्मली अपने कहें तो जैसा कि सेकंड ग्रेड 2018 में संस्कृत एजुकेशन का पेपर आया था, जो मतलब क्या ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था, मीडियम लेवल का था, तो उस टाइप का पेपर अपने क्या है वो सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अपने को उस टाइप के पेपर का पैटर्न फॉलो करना है, जैसा कि सेकंड ग्रेड तो 18 में या उसके सेकेंडरी एजुकेशन में आया था या संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था, तो वैसा ही पेपर है स्टूडेंट्स, ज्यादा टफ नहीं आएगा।
तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पेपर टफ नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जो 40% मार्क्स का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने किया है, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद ये जो एग्जामिनर जो पेपर बनाएंगे वो भी ये ऐसा सोचेंगे कि अगर पेपर टफ बना दिया तो 40% क्राइटेरिया में जितनी सीटें निकालेंगे, चाहे जितनी भी सीटें हैं, एंड अभी तक 1000 प्लस की बात चल रही है, कितनी भी आ सकती है, तो उन सीटों के लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए पेपर टफ नहीं आएगा दोस्तों। जो पिछला जो आरपीएससी का स्टैंडर्ड रहा है सेकंड ग्रेड के लिए, वही स्टैंडर्ड का पेपर आएगा दोस्तों। अब इसके साथ सर से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सर जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जैसे नए क्वेश्चन तो आते हैं, उनके साथ जो ओल्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या सर उनको रटा जा सकता है, उनके आंसर याद किए जा सकते हैं सर? कितने क्वेश्चन, मान लो एक जो प्रैक्टिशनर है उसको कितने क्वेश्चन याद होने चाहिए ताकि वो एग्जाम में लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो क्वेश्चन क्या है याद नहीं किए जा सकते, ये तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पर यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार, कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी ला है, चाहे वो एचटेट ला है, चाहे वो डीएसएसबी ला है, एनवीएस ला है, क्लेवियस ला, वो आप लोग कहीं ना कहीं हर एग्जाम में हिट करते हुए मिलेंगे। तो उनको बार बार सोच करने से अच्छा है कि अपने उनको याद कर ले। मतलब वो क्वेश्चन अपने बार बार मिलते हैं तो सकता है कि वो अपने आरपीएससी एग्जाम में मतलब ये आ जाए। तो जैसे कि मतलब नॉर्मली बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो क्या है बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन है फंक्शन का है और मैक्सिमम मिनिमम मतलब मिथ्स किया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बहुत बार पूछी गई है। तो ये आरपीएससी में भी आया हुआ है, एचटेट में भी आया हुआ है, और ये शायद डीएसएसबी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को बार बार सोल्व करने से अच्छा ये है कि हम उनके जो है आंसर लर्न कर लें। तो ताकि हमें क्या है एग्जाम में, यदि आरपीएससी के एग्जाम में वो क्वेश्चन आता भी है तो हमें कम से कम उसका सोल्व करना जो 1 मिनट है वो अपना सेव हो जाए और अपने उसको टिक कर सके। तो सारे क्वेश्चन याद नहीं करें, जो क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अपने जब सभी एग्जाम्स को देखते हैं, मतलब अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, या जैसा कि हम अपनी असाइनमेंट में लास्ट में क्या है आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मतलब मिश्रण भी दे रहे हैं ताकि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में बार बार हिट करके पूछे जा रहे हैं, तो इट मीन वो क्वेश्चन क्या है रूटीन में है, जो डेली पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को अपने याद कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है कि अपने सभी क्वेश्चन याद करने हैं। तो अपने लिए जनरल नॉलेज भी याद करना है, मैथ्स भी याद करेंगे, फिर अपने कितना कुछ याद करेंगे, फिर तो अपने हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स होते स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन बार बार हिट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हिट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके अपने याद कर लेना स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनको आप याद कर सकते हो। अब ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो बीएचयू में आया हो, चाहे सेकंड ग्रेड में आया हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आया हो, चाहे एस्टेट में आया हो, चाहे अदर एग्जाम में हो। तो आपको क्वेश्चंस याद करने भी जरूरी है दोस्तों, और आप कई क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हो। कई जो टॉपिक हैं उनमें बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो उनको आप याद कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं सर से एक चीज और जानना चाहूंगा कि सर जो पेपर जो बनता है सर, उसमें जो नए क्वेश्चन हैं वो कितने आते हैं, और जो ओल्ड क्वेश्चन हैं वो जैसे कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन एक आइडियल पेपर में सर? देखिए स्टूडेंट्स, उसमें क्या है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से रिपीट ही हुए होते हैं। नए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या आरपीएससी ज्यादा टाइम नहीं लगाती है स्टूडेंट्स, भी नए क्वेश्चन बिल्कुल सेट लिए जाए। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो कहीं ना किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा स्टूडेंट्स, या किसी लाइट में मिल जाएगा मोस्ट ऑफ। तो नए क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए यदि 130 मतलब +1 +2 के अंदर यदि मान लीजिए सेकेंड ग्रेड के अंदर 90 क्वेश्चन जो 9 10 11 12 के आते हैं, तो उसमें से आपके मान के चलिए 70+ क्वेश्चन, 70 to 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी बुक से, मतलब एसआर सैनी से मान लीजिए, या किसी प्रीवियस एग्जाम से मान लीजिए, तो आपको क्या है हिट करते हुए मिलेंगे स्टूडेंट्स। आप उनको बाद में पेपर को चेक भी करेंगे तो आप लोग उसमें ये मान लीजिए कि 40 to 45 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आपको एसआर सैनी में मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नए क्वेश्चन तो क्या स्टूडेंट्स बहुत ही कम ऐसे रहते हैं जो बनाए जाते हैं। तो आप तो क्या है एसआर सैनी तो +1 +2 लूंगा कि रामबान है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी के साथ एमएसपी ऐप पर जो हमारी असाइनमेंट है उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मान के चलिए कि
ज्यादातर आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप लोग इन दोनों में से ही मिल जाएंगे, आप लोग नया क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा। हो सकता है 5 या 10 क्वेश्चन आप लोग 90 में से कुछ नए मिले, बस इससे ज्यादा कुछ नया नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स आप लोग। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको 70% क्वेश्चन लगभग जो है वो रिपीट मिल जाएंगे और आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल MSP कोचिंग क्लासेज में उसमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ गेन हुआ हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।